क्या आप जानते हैं कि साल 2019 के पुलवामा हमले की असली नींव 19 साल पहले ही रखी गई थी। दरअसल 1999 में काठमांडू से उड़ान भरने वाले एक साधारण से यात्री विमान में रखी गई थी। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये हमारे ही देश के इतिहास का वो सबसे खौफनाक और डार्क चैप्टर है जिसे कूटनीति और सफल रेस्क्यू के नाम पर अक्सर बस एक कहानी बनाकर छोड़ दिया जाता है। 24 दिसंबर 1999 शुक्रवार का दिन था। दुनिया भर में लोग क्रिसमस और नई सदी यानी मिलेनियम के जश्न की तैयारियों में डूबे हुए थे। नेपाल की राजधानी काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी आम दिनों जैसी ही चहल पहल थी। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 दिल्ली जाने के लिए तैयार खड़ी थी, जिसमें 176 यात्री और 15 क्रू मेंबर सवार थे। कोई काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करके लौट रहा था, कोई अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आ रहा था, तो कोई अपना हनीमून मनाकर सुनहरे भविष्य के सपने बुन रहा था। इन्हीं यात्रियों में से एक जोड़ा था जो 25 साल के रिपन कात्याल और उनकी 21 साल की पत्नी रचना थी। दोनों की शादी को मुश्किल से 1 महीना ही हुआ था। एक दूसरे के हाथों में हाथ ताले बैठे थे। कॉकपिट की कमान कैप्टन देवी शरण के हाथों में थी, जो 30 साल के अनुभव वाले एक बेहद शांत और कुशल पायलट थे। दोपहर के करीब 4:15 पर बिना किसी परेशानी के प्लेन ने आसमान की ऊंचाइयों को छू लिया। यात्रियों को स्नैक्स परोसे जा रहे थे। माहौल एकदम शांत और खुशनुमा था, लेकिन किसी को इस बात का जरा भी पता नहीं था कि त्रिभुवन एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था में एक बहुत बड़ी और जानलेवा लापरवाही हो चुकी है, और वो मौत बनकर उन यात्रियों के बीच ही उन्हीं की सांसों के साथ उस कैबिन में सफर कर रही है। शाम के करीब 5:30 बज रहे थे। प्लेन भारतीय एयरस्पेस में दाखिल होकर लखनऊ के ऊपर से गुजर रहा था। क्रू मेंबर्स चाय कॉफी सर्व कर रहे थे। अचानक प्लेन के इकोनॉमी क्लास में बैठे एक शख्स ने अपनी सीट बेल्ट खोली। उसके चेहरे पर एक लाल रंग का नकाब और एक हाथ में रिवॉल्वर थी और दूसरे हाथ में एक ग्रेनेड। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, 4 और लोग अपनी अपनी सीटों से उठकर खड़े हो गए। उनके चेहरों पर भी नकाब थे और हाथों में खतरनाक हथियार थे। उन्होंने कहा, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, सिर नीचे कर लो वरना सबको गोली मार दूंगा। एक भारी और खौफनाक आवाज कैबिन में गूंजी। चंद सेकंड्स के अंदर हंसी मजाक से भरा वो विमान चीखों और सन्नाटे के एक भयानक भंवर में तब्दील हो गया। वो 5 आतंकी पूरे कैबिन में फैल गए। उनका लीडर, जिसे बाकी आतंकी चीफ कहकर बुला रहे थे, सीधा कॉकपिट की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजा खोला और अपनी पिस्तौल सीधे कैप्टन देवी शरण की कनपटी पर तान दी। उसने कहा, प्लेन को पश्चिम की तरफ मोड़ो, हमें लाहौर जाना है। कि ये सुनते ही कैप्टन देवी शरण का दिमाग सुन्न पड़ गया। उन्होंने संयम बनाए रखा और दिल्ली ATC को एक गुप्त हाईजैक कोड 7500 भेजने की कोशिश की, लेकिन आतंकियों ने तुरंत कम्युनिकेशन सिस्टम बंद करवा दिया। मौत अब सिर्फ एक कदम दूर खड़ी थी, और सबसे खौफनाक बात यह थी कि आतंकियों के इरादे बिल्कुल साफ थे। वो मरने और मारने के लिए पूरी तरह तैयार होकर आए थे। उन्होंने सभी यात्रियों को अपनी आंखें बंद रखने और सिर घुटनों के बीच फंसाकर बैठने को कहा। जो भी जरा सा सिर उठाता, उसे बंदूकों के बट से पीटा जाता। जरा 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके और खुद को उस प्लेन में इमेजिन कीजिए। आपके आसपास बैठे लोग रो रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज हलक में ही घुट रही है। आपके बगल में मौत हाथ में ग्रेनेड लिए खड़ी है, और आपको ये तक नहीं पता कि आप कुछ घंटों बाद जिंदा भी बचेंगे या नहीं। ये सिर्फ एक फिजिकल हाईजैक नहीं था, बल्कि ये एक भयंकर साइकोलॉजिकल टॉर्चर की शुरुआत थी। अब कहानी में सबसे बड़ा और खतरनाक मोड़ आता है। कैप्टन देवी शरण ने आतंकियों को बताया कि प्लेन में इतना ईंधन यानी फ्यूल नहीं है कि वो सीधे लाहौर जा सकें। दिल्ली या आसपास के किसी एयरपोर्ट पर उतरना ही पड़ेगा। लेकिन आतंकी किसी भी कीमत पर भारत की जमीन पर नहीं उतरना चाहते थे। उन्हें डर था कि भारत की स्पेशल फोर्सेज उन पर हमला कर देंगी। बहुत समझाने के बाद जब प्लेन का फ्यूल वार्निंग इंडिकेटर लाल रंग में चमकने लगा, तो आतंकी बौखलाहट में अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरने के लिए राजी हो गए। शाम के 7:01 पर IC 814 ने पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट के रनवे को छुआ। ये वो पल था जिसने इतिहास के पूरे पन्ने को बदल कर रख देना था। ये एक ऐसा मौका था जहां भारत अपने 176 नागरिकों की जान बचा सकता था। अमृतसर एयरपोर्ट पर जैसे ही प्लेन रुका, दिल्ली के सत्ता के गलियारों में हड़कंप मच गया। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की एक के बाद एक बैठकें होने लगीं। खुफिया एजेंसियों, मंत्रियों और बड़े अधिकारियों के बीच फोन बजने लगे। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि उस वक्त किसी के पास कोई ठोस प्लान नहीं था। कोई ये तय नहीं कर पा रहा था कि आदेश कौन देगा। NSG के कमांडो दिल्ली में बैठे थे और उन्हें अमृतसर पहुंचने में वक्त लगने वाला था।
इधर प्लेन के अंदर का माहौल बेकाबू हो रहा था। 47 मिनट, जी हां, प्लेन पूरे 47 मिनट तक भारतीय जमीन पर खड़ा रहा। आतंकियों को बाहर से कोई ईंधन नहीं मिल रहा था और उन्हें शक होने लगा था कि भारत सरकार कोई बड़ी चाल चल गई है। उनकी बौखलाहट और गुस्सा अब पागलपन में बदल रहा था। इसी पागलपन में उन्होंने केबिन में बैठे यात्रियों पर अपना कहर बरपाना शुरू किया। उनका सबसे पहला शिकार रिपन कात्याल बना, जो अपनी पत्नी के साथ हनीमून से आ रहा था। आतंकियों ने रिपन को उनकी सीट से उठाया और फर्स्ट क्लास सेक्शन में ले गए। फिर आतंकियों के एक सदस्य बर्गर ने उसे अपने हाथ में पकड़ा और एक तेज धार वाला चाकू रिपन के गले और पेट में कई बार घोंप दिया। एक नौजवान जिसकी जिंदगी अभी शुरू ही हुई थी, वो अपनी ही सीट पर तड़प तड़प कर जान दे रहा था और उसकी पत्नी जो कुछ ही दूरी पर बैठी थी, उसे इस बात की भनक तक नहीं थी कि उसका सुहाग हमेशा के लिए उजड़ चुका है। आतंकी चीफ कॉकपिट में वापस गया और उसने कैप्टन देवी शरण के गले पर अपना चाकू रख दिया। टेक ऑफ करो अभी, वरना मैं एक एक करके सबको मारना शुरू कर दूंगा। क्या आपको नहीं लगता 47 मिनट तक विमान का ऐसे ही खड़ा रहना किसी बड़ी चुनौती को अंजाम देने से कम नहीं था? कैप्टन शरण बेबस थे। प्लेन में फ्यूल बिल्कुल नहीं था। टेक ऑफ करने का मतलब था एक निश्चित मौत। लेकिन बाहर से भारत सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं आ रही थी, बल्कि तभी एक और बड़ी रणनीतिक गलती की गई। पंजाब पुलिस ने प्लेन का रास्ता रोकने के लिए एक फ्यूल टैंकर रनवे पर भेज दिया, पर उसे चलाने वाले को खुद नहीं पता था कि उसे करना क्या है। आतंकियों ने उस टैंकर को अपनी तरफ आते देखा तो वो समझ गए कि ये एक ट्रैप है। तभी आतंकी चीफ ने कैप्टन को कहा, उड़ाओ इसे, मुझे परवाह नहीं कि हम सब मर जाएं, पर प्लेन उड़ाओ। कैप्टन देवी शरण ने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल और खौफनाक फैसला लिया। उन्होंने इंजन को पूरी ताकत दी। प्लेन ने रनवे पर दौड़ना शुरू किया और उस फ्यूल टैंकर से महज कुछ फीट की दूरी से हवा में उठ गया। अगर प्लेन उस टैंकर से टकरा जाता तो 191 लोग जिंदा जलकर खाक हो जाते। ये भारत की सबसे बड़ी हार थी। प्लेन अब फिर से हवा में था, लेकिन इस बार ये एक उड़ती हुई कब्र बन चुका था। अमृतसर से उड़ान भरने के बाद कैप्टन शरण के सामने एक और भयानक चुनौती थी। फ्यूल गेज पूरी तरह जीरो दिखा रहा था। प्लेन के दोनों इंजन किसी भी वक्त काम करना बंद कर सकते थे। उन्होंने लाहौर एटीसी से संपर्क किया और उनसे मिन्नतें की कि प्लेन को उतरने की इजाजत दें, क्योंकि उनके पास सिर्फ कुछ मिनटों का ईंधन बचा है। लेकिन पाकिस्तान, जो अंदर ही अंदर इन आतंकियों का समर्थन कर रहा था, उसने एक बेहद क्रूर और अमानवीय चाल चली। लाहौर एटीसी ने पूरे एयरपोर्ट की लाइटें बंद कर दी। पूरा रनवे अंधेरे में डूब गया। कैप्टन शरण ने आसमान से नीचे देखा। उन्हें लाहौर शहर की सड़कों पर गाड़ियों की हेडलाइट्स नजर आ रही थीं। प्लेन के इंजन बंद होने ही वाले थे। उन्होंने एक खौफनाक फैसला लिया। उन्होंने प्लेन को एक हाईवे पर लैंड कराने का निश्चय किया, जिसे वो रनवे समझ रहे थे। जब प्लेन जमीन से कुछ ही मीटर की ऊंचाई पर था और एक भयंकर क्रैश बिल्कुल तय लग रहा था, तब लाहौर एटीसी को शायद ये एहसास हुआ कि अगर ये प्लेन पाकिस्तान की धरती पर क्रैश हुआ तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान को इस हाईजैक का मास्टरमाइंड मान लिया जाएगा। ऐन वक्त पर लाहौर एयरपोर्ट की रनवे लाइट्स जगमगा उठी। कैप्टन शरण ने आखिरी पलों में प्लेन की दिशा मोड़ी और एक बेहद झटकेदार लैंडिंग के साथ प्लेन लाहौर के रनवे पर उतर गया। एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया था। फिर लाहौर में प्लेन में ईंधन भर दिया गया। लेकिन क्या आपको पता है कि जब लाहौर में भारत के हाई कमिश्नर ने प्लेन तक पहुंचने और कैप्टन से बात करने की कोशिश की, तो पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन्हें बंदूक की नोक पर रोक दिया। क्यों? पाकिस्तान आखिर क्या छुपाना चाहता था? जवाब साफ था, वो हाईजैकर्स को सुरक्षित वहां से निकलने का पूरा मौका दे रहे थे। लाहौर से ईंधन भरने के बाद ये मौत का विमान दुबई की तरफ मोड़ दिया गया। रात के अंधेरे में प्लेन दुबई के अल मिन्हाद एयरबेस पर उतरा। यहां आतंकियों ने एक चाल चली। उन्होंने दुनिया के सामने अपनी इंसानियत दिखाने का नाटक किया और 27 यात्रियों को छोड़ने पर राजी हो गए। इनमें ज्यादातर महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे। लेकिन इन 27 लोगों के साथ आतंकियों ने दुबई के टरमैक पर एक और चीज बाहर फेंकी, रिपन कात्याल का खून से लथपथ बेजान शरीर। जब रिपन का शव बाहर लाया गया तो पूरी दुनिया सन्न रह गई। लेकिन सबसे दिल दहला देने वाली बात यह थी, आतंकियों ने क्रू मेंबर्स को धमकी दी थी कि अगर रचना को रिपन की मौत के बारे में कुछ भी बताया गया तो वो पूरी प्लेन को उड़ा देंगे। जरा सोचिए उस औरत के बारे में। वो अगले 6 दिनों तक उसी प्लेन में बैठी रही, हर पल अपने पति को खोजती रही, ये सोचकर कि रिपन को शायद किसी दूसरे हिस्से में रखा गया है। ये उस हाईजैक का वो भावनात्मक और दर्दनाक पहलू है जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है।
दुबई से प्लेन ने फिर उड़ान भरी और इस बार इसका ठिकाना एक ऐसी जगह थी जिसे उस वक्त दुनिया का जहन्नुम कहा जाता था। कंधार, अफगानिस्तान। 25 दिसंबर 1999 की सुबह IC 814 कंधार के वीरान और धूल भरे एयरपोर्ट पर उतरा। ये वो जगह थी जहां न भारत का कोई दूतावास था, न अंतर्राष्ट्रीय कानून चलते थे और न ही इंसानियत का कोई वजूद था। यहां सिर्फ एक कानून था, तालिबान का शरिया कानून। जैसे ही प्लेन रुका, तालिबान के हथियारबंद हलाकों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। उनके हाथों में रॉकेट लॉन्चर और एंटी एयरक्राफ्ट गन थीं। उन्होंने दुनिया के सामने ये ढोंग रचा कि वो आतंकियों को भागने से रोकने के लिए खड़े हैं, लेकिन असलियत ये थी कि वो भारत के किसी भी कमांडो ऑपरेशन को रोकने के लिए वहां ढाल बनकर खड़े थे। आतंकियों को अब अपने घर में होने का एहसास हो रहा था। उन्होंने प्लेन के अंदर बंधकों को बताना शुरू किया कि अब वो अफगानिस्तान में हैं और उन्हें बचाने कोई नहीं आएगा। फिर अगले 7 दिनों तक वो प्लेन एक जीते जागते नर्क में तब्दील हो गया। उधर भारत में दिल्ली में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार पर चारों तरफ से दबाव बढ़ रहा था। बंधकों के परिवार वाले सड़कों पर उतर आए थे। वो मंत्रियों के घरों के बाहर धरना दे रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो रो कर सरकार से अपने अपनों की जान की भीख मांग रहे थे। सरकार चाहकर भी कोई सख्त मिलिट्री फैसला नहीं ले पा रही थी। भारत के अनुभवी नेगोशिएटर्स की एक टीम, जिसमें विवेक काटजू और आज के हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल थे, जब बातचीत शुरू हुई तो आतंकियों की मांगें सुनकर भारतीय अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने मांगा 36 खूंखार आतंकियों की भारत की जेलों से रिहाई, $200 मिलियन और मृत आतंकी सज्जाद अफगानी का शव। ये मांगें इतनी बेतुकी थीं कि इन्हें किसी भी हाल में पूरा नहीं किया जा सकता था। कई दिनों तक चली धमकियों और सौदेबाजी के बाद आतंकी अपनी मांगों को कम करने पर राजी हुए। 36 के बजाय वो सिर्फ 3 नामों पर आकर अड़ गए, जो आगे चलकर पूरी दुनिया के लिए मौत का दूसरा नाम बनने वाले थे। वो 3 नाम थे मौलाना मसूद अजहर, उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर। भारत ने 150 बंधकों के बदले उन 3 राक्षसों को आज़ाद कर दिया। आतंकी प्लेन से उतरे, मसूद अजहर और उसके साथियों को गले लगाया और तालिबान की गाड़ियों में बैठकर बड़े आराम से पाकिस्तान की सीमा की तरफ गायब हो गए। बंधक वापस भारत आ गए। एयरपोर्ट पर उनके परिवारों ने रोते हुए उन्हें गले लगाया। मीडिया ने इसे एक बहुत बड़ी जीत बताया, लेकिन असल हार तो उसी दिन से शुरू हुई थी। आइए अब मैं आपको बताते हैं कि उन 3 आतंकियों ने रिहा होने के बाद क्या किया। सबसे पहले बात करते हैं मौलाना मसूद अजहर की। रिहा होने के कुछ ही हफ्तों बाद पाकिस्तान पहुंचकर उसने जैश-ए मोहम्मद नाम का एक खूंखार आतंकी संगठन खड़ा किया। उसी संगठन ने 13 दिसंबर 2001 को भारत के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर, हमारी संसद पर हमला किया और उसी के इशारे पर 2019 में पुलवामा में हमारे 40 CRPF जवान एक हमले में शहीद हो गए। अब आते हैं दूसरे आतंकी उमर सईद शेख पर। उमर सईद शेख ने ही 9/11 हमलों के मुख्य हाईजैकर मोहम्मद अत्ता को $1 लाख ट्रांसफर किए थे। यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिराने का पैसा कंधार से रिहा हुए आतंकी ने भेजा था। और तीसरा मुश्ताक अहमद जरगर। उसने रिहा होने के बाद कश्मीर में अल उमर मुजाहिदीन नाम के संगठन को दोबारा खड़ा किया और कश्मीर घाटी में कई ग्रेनेड हमलों और हत्याओं को अंजाम दिया। जरा सोचिए, अगर हमारी एजेंसियां आपस में लड़ने के बजाय एक कड़ा फैसला लेकर NSG कमांडो को इजाजत दे देतीं, अगर उन आतंकियों को उसी रनवे पर ढेर कर दिया जाता, तो शायद आज भारत के इतिहास में 2001 का संसद हमला दर्ज नहीं होता। शायद कश्मीर में हमारे हजारों जवान शहीद नहीं होते। शायद पुलवामा का वो काला दिन हमें कभी नहीं देखना पड़ता। जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो हमें अक्सर ये सिखाया जाता है कि हर घटना के पीछे एक बड़ा कारण होता है, लेकिन IC 814 का हाईजैक हमें ये सिखाता है कि कभी-कभी किसी देश का पूरा भविष्य सिर्फ कुछ पलों की देरी, कुछ गलत फैसलों और एक छोटी सी राजनीतिक हिचकिचाहट की वजह से हमेशा के लिए बर्बाद हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।